गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके साथ क्लास 9 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर की एक नए टॉपिक के साथ में आई हूँ जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। अगर आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में जो है एक ट्रीटी के बारे में बताया था जो कि काफ़ी हार्श ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बारे में, जिसमें बहुत सारी बातों की वजह से जो थी वाइमर रिपब्लिक जो था उसको पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिल पाया था अपने ही लोगों के द्वारा। तो आज मैं इसमें वो ट्रीटी क्या थी, आखिर किस तरीके से वो इतनी ज़्यादा हार्श ट्रीटी थी, मैं उसको आपके बीच में लेकर के आई हूँ। ठीक है, तो हम इसको वन बाय वन ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ट्रीटी कैसी थी। तो जो ट्रीटी थी हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस ट्रीटी, कहने के लिए तो ये एक पीस ट्रीटी थी, शांति से रिलेटेड थी, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा कठोर और ह्यूमिलेटिंग थी। किस तरीके से? क्योंकि एक तरफ तो जो जर्मनी के लोग थे उनको ये था कि हाँ चलिए ठीक है, हम लोग तो लड़ाई तो हम हार ही गए हैं। दूसरा क्या है कि जो जीती हुई जो पार्टी है वो हमसे अपने मन माने तरीके से क्या कर रही है, अपने सारी नीतियों को हमसे मनवा रही है। जैसे कि इसमें जर्मनी को जो भी पैसे वगैरह पे करने थे, इन सभी बातों से, ये सभी आप नीचे भी आप पढ़ेंगे। तो इस तरीके से उनको ये ट्रीटी जो थी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग थी। दूसरा इसमें क्या था, प्रोविजंस इन द ट्रीटी। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि व्हाट आर द प्रोविजंस इन द ट्रीटी, कि आखिर वो ट्रीटी में ऐसी कौन कौन सी बातें लिखी गई थी जिसकी वजह से जो जर्मनी के लोग थे उन्हें ये जो ट्रीटी थी बहुत ही ज़्यादा हार्श और ह्यूमिलेटिंग लगी, और साथ ही साथ उन्होंने किस कारणों की वजह से वाइमर रिपब्लिक को वहाँ पे विरोध करना शुरू कर दिया था, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। जर्मनी लॉर्ड्स इट्स ओवरसीज कॉलोनीज। अब क्या था कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी जो ब्रिटेन की कॉलोनी क्या थी, इंडिया थी, क्योंकि वो युद्ध कभी हारा ही नहीं था। तो जो जर्मनी थी, जर्मनी ने यहाँ पे क्या किया कि जब वो युद्ध में हार गई थी तो उसको जो उसकी कॉलोनीज थी उसको वहाँ पे क्या करना पड़ा, उसे छोड़ना पड़ा। उसको जो था उसको फ्रांस ने उसके ऊपर ऑक्यूपाई कर लिया था, उसको छोड़ना पड़ गया था। देन 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन। दूसरा ये जो लॉस इसमें हुआ था 1/10, मतलब कि जब वॉर हुआ था तो वॉर के दौरान पर ऑब्वियस सी बात है जब लड़ाई होगी तो बहुत सारे लोग होंगे जो उसमें मारे भी जाएंगे, बहुत सारा सामान असला बारूद ये सब तो खैर वेस्ट होगा ही, लेकिन जो लाइफ है एक व्यक्ति का वो भी वहाँ पे जा रहा था। तो नियर अबाउट जो 10th पार्ट था इसकी, 1/10 जो पार्ट था इसकी पूरी पॉपुलेशन का, जो 1/10 जो पार्ट था, ये यहाँ पे क्या थे, इतने लोग जो थे वो युद्ध में मारे गए थे। ठीक है, देन 13% ऑफ द टेरिटरीज। अब क्या था, जो उसकी भी टोटल जो टेरिटरीज थी उसमें से 13% जो भाग थे वो उनको क्या करना पड़ा था, छोड़ना पड़ा था। अब किस तरीके से आपको मैं दिखाती हूँ। ये आप मैप देख रहे हैं ना, ये जर्मनी का मैप है पूरा। तो इसमें अगर आप यहाँ पे देखते रहे, ये देखिए जर्मनी 1914 लिखा गया ना, तो ये जो पूरी बाउंड्रीज है ना, ये वाली ये जितनी है ये सभी, ये सारा क्या है, ये सारा पूरा जर्मनी का ही हिस्सा है। लेकिन जब युद्ध में ये लोग हार गए थे तो इन्होंने यहाँ क्या किया था, 113 जो पार्ट था, 13% का जो पूरा जो टेरिटरीज थी उसको छोड़ना पड़ गया था। कौन कौन सी टेरिटरीज, जैसे आप ये वाला देख रहे हैं ना, ये लाइट वाला एरिया, ये वाला, और ये वाला, ये जो पूरा है दिख रहा है ना बेटा आप सबको, ये हाँ, तो ये इतना एरिया इधर से और ये इतना, ये पूरा 13% जो भी पूरा ये जो एरिया था इसको यहाँ पे क्या करना पड़ा था, जो जर्मनी था इसको छोड़ना पड़ गया था। तो ये एक उनका लॉस हुआ कि मतलब उस 13% जो टेरिटरीज जो उन्होंने छोड़ा है कि मे बी उसमें क्या होगा, उसमें हो सकता है कि कुछ अच्छे हमारे साइंटिस्ट वगैरह भी चले जाते हों, कुछ अच्छे और लोग भी चले जाते हैं जो हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा दे सकते हो। तो इस तरीके से जो 13% जो टेरिटरीज थी उसको भी इस युद्ध में उन्हें छोड़ना पड़ गया था। नेक्स्ट इसमें जो हम देखते हैं वो हमारा यहाँ पर आता है कि 75% ऑफ इट्स आयरन एंड 26% ऑफ इट्स कोल टू द फ्रांस, पोलैंड एंड डेनमार्क आर एंड लिथियान। अब इसमें क्या था कि जो मैंने अभी बोला आपको कि जो 13% जो पूरी टेरिटरीज जो थी उसे उनको फ्रांस को देना पड़ा, तो उस 13% में भी इनके क्या था, 75% जो था पूरा आयरन के वो चले गए इसी में, 26% जो और इनके जो मिनरल्स थे, क्योंकि युद्ध के बाद ठीक है चलिए युद्ध हुआ, युद्ध में हार जीत होती है, हार गई जर्मनी वहाँ पर, लेकिन अब इसको जब रीबिल्ड करना था, रीबिल्ड करने के लिए जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत थी वो 13% टेरिटरीज के साथ ही कहाँ चली गई थी, फ्रांस के हाथ में चली गई थी। देन उसके बाद एलीड पावर, यहाँ पे उन्होंने क्या किया, मिलिट्री साइड द
जर्मनी। अब इसमें आप सोचेंगे ये क्या किया, तो आप ये लाइनिंग वाला एरिया देख रहे हैं ना बेटा, ये जो आपका रिहन लैंड वाला है, तो इस पूरे लैंड के ऊपर क्या किया गया, फ्रांस ने जर्मनी को अपनी जो फौजें थी उसको रखने के लिए इसने यहाँ पर मना कर दिया था। इस पूरे पोर्शन में जर्मनी को यहाँ पे सेनाएं रखने की अनुमति नहीं थी। मतलब सेना रहेगी बट इतने नहीं रहेंगे कि आपको कोई अगर किसी ने यहाँ पे घुसपैठ किया तो आप उससे युद्ध लड़ सके। कुछ लोग ही जो सैनिक रहेंगे यहाँ पे ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके, बाकी जो एक पूरा एक सैनिक जो दस्ता है वो यहाँ पे कहीं किसी भी तरीके से उसको यहाँ पे रखने की अनुमति नहीं थी। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, अब क्योंकि यहाँ पे जब सैनिक नहीं रहेंगे तो जो फ्रांस है, फ्रांस इधर से क्या करेगी, धीरे धीरे छोटे छोटे इसके जो पोर्शंस है जर्मनी के उसको वो अपने अंडर में लेती चली जाएगी, इसके ऊपर वो जब चाहेगा अपने हिसाब से कब्जा वो करती चली जाएगी। तो ये भी एक कारण बना जिसकी वजह से क्या था, हिटलर भी और जो बाकी जो लोग थे फ्रांस के, उनको बहुत ही ज़्यादा ये तो गुस्सा लगा कि मतलब एक तो हम कहीं से भी किसी तरीके से अपने आप को बिल्डअप कर सकते थे, तो वो एरियाज़ भी इन्होंने ले लिया है। तो इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा जो था वाइमर रिपब्लिक्स को यहाँ पर जो है वो पसंद नहीं किया गया था। नेक्स्ट जो इसमें आता है, अंडर द गिल्ट कॉज जर्मनी वॉज फोर्स टू पे 6 बिलियन पाउंड। अब क्या था, एक तरफ तो जर्मनी ने ऑलरेडी युद्ध को हार चुके थे, वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में थे कि वो लड़ाई को भी हार चुके हैं, ऊपर से ये ट्रीटी भी अब साइन हो चुकी थी वाइमर रिपब्लिक के द्वारा। लेकिन अब इसमें क्या था, इसमें जर्मनी के ऊपर अब एक इकोनॉमिकल बर्डन पड़ने वाला था। किस तरह का इकोनॉमिकल बर्डन, कि उसको फ्रांस को 6 मिलियन जो पाउंड्स थे वो उसे वहाँ पर पे करने थे। ठीक है, अब ये एक तरीके से ये पूरा का पूरा क्या था, इकोनॉमिकल बर्डन था कि 6 मिलियन जो पाउंड थे ये जर्मनी को वहाँ पे करने थे। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जर्मनी में जब जर्मनी के पास इकोनॉमिक बची ही नहीं, पैसे ही नहीं बचे, तो उसने वहाँ पे क्या किया कि उसने जो था वहाँ पे पैसे देने से ही मना कर दिया। तो उसका रिजल्ट यहाँ पे क्या निकला, द एलिड आर्मीज ऑक्यूपाइड द रिसोर्सेज रिच रिहैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कि अब ये जो मैंने आपको पोर्शन दिखाया था ये लाइनिंग वाला बेटा, ये जो आपने अभी देखा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब जर्मनी के पास जो मैंने बताया ना कि उसको 6 मिलियन, एक तो पूरा इकोनॉमिकल एक बर्डन डाल दिया गया, इकोनॉमिकल प्रेशर डाला गया कि आपको 6 मिलियन क्या करना है, फ्रांस को पे करना है। और जब यहाँ पे एक टाइम ऐसा भी आया जब जर्मनी के पास पैसे ही नहीं बचे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जर्मनी को कहा कि भाई आप हाथ खड़े कर दिए कि हम तो नहीं पे कर सकते हैं पैसे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बची ही नहीं, हमारे पास इकोनॉमी ही नहीं बची कि हम आपको वहाँ पे कर पाए। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि ये जो पूरा रिहैंड वाला ये जो पूरा एरिया था जो कि रिसोर्सेज से भरा पड़ा था, जिसके बेस पे जर्मनी अपने आप को थोड़ा बहुत चाहती तो फिर से वो पुनः से स्टैब्लिश कर सकती थी, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि उस एरिया को पूरी तरह से कब्जे में ले लिया था। और मेन जो बहुत सारे जैसे कुछ इस तरह से जो कारण आए जिसकी वजह से बाद में क्या था कि जो जर्मनी में ना केवल वाइमर रिपब्लिक को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया गया, ना उसको पसंद किया गया, बल्कि इसी के साथ साथ ये जो ट्रीटी हुई थी वर्साइल में इसको भी काफ़ी ज़्यादा हार्श माना गया था। अब इन सारे जो पूरा ये प्रोसीजर हुआ था, ये पूरे प्रोसीजर में सबसे ज़्यादा जो एक तरह से लॉस था वो जर्मनी को ही हो रहा था, क्योंकि मोस्टली जो इसके पार्ट्स थे वो चले गए थे यहाँ पे किसके पास, फ्रांस के पास चले गए, उसके रिसोर्सेज के संसाधन पूरे चले गए थे जहाँ से वो अपने आप को पुनः खड़ा कर सकता था, युद्ध की जो हानियाँ थी उसको वहाँ से पूर्ति कर सकता था। अब वो संसाधन ही नहीं बचे थे, ठीक है ना। और दूसरा इसमें जो वाइमर रिपब्लिक बेचारे जिसने प्रेशर में आकर के क्या किया था, फ्रांस की बातों को माना और उस ट्रीटी को भी साइन कर दिया जिसमें इस तरह की बातों को रखा गया। मतलब हर तरीके से उस युद्ध में जो शोषण था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो किसका हुआ था, जर्मनी का हो रहा था। तो इन्हीं सब बातों की वजह से जो लास्ट बोला गया था ना, तो जो हिटलर थे मैंने आपको बताया था, अगर आपने फर्स्ट देखा होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो मैंने आपको छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें मैंने बोला था कि जर्मनी ने फिर बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पे जो था ये फ्रांस से बहुत ही ज़्यादा मतलब बदला भी लिया उसने, इस बात का बहुत ज़्यादा बदला लिया। वो अलग बात है कि युद्ध वो हार गए थे, पर उसने फ्रांस की नाक में भी एक टाइम पे दम करके रख दिया था कि बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। तो ये कुछ इस तरीके के ये जो पॉइंट थे जिसकी वजह से जो वाइमर रिपब्लिक थी इसको जर्मनी में उसी के लोगों के द्वारा सपोर्ट जो है वो नहीं किया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रीटी ऑफ वर्साइल।
तो आई होप आपको ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल क्या थी, क्यों थी, किस लिए थी, ये बातें अब अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी। इसके अंदर जिन बातों को रखा गया है उन्हीं बातों की वजह से क्यों वाइमर रिपब्लिक को सपोर्ट नहीं किया जा रहा था, अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो नोट्स मैंने बनाया है ये मैं आपको आपके ग्रुप में भेज दूँगी। और इसके अलावा अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ रह गया हो, तो वो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा ताकि मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकूँ। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगी, जो कि रहेगा हमारा इफ़ेक्ट्स ऑफ वॉर, कि उस वॉर का आखिरकार क्या प्रभाव पड़ा जर्मनी के ऊपर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, हम उसे इसके बीच में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।